Welcome to Inshallah Academy, and today we are discussing about the MD-CAT chemistry, whose first chapter is Basic Concept of Fundamental Chemistry. Here we will discuss about the MD-CAT chemistry, the notes we have taken from Near Peer Organization. So let's get started. The first chapter that is about the basic concept of chemistry. पीएमसी के सिलेबस की तरफ से जो टॉपिक इंक्लूडेड थे वो तमाम यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास, वाइल जो दूसरा टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, चौथा कंसेप्ट ऑफ मोल, वाइल पांचवा जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो एज अ कन्वर्जन फैक्टर इन द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वाइल जो पांचवा है वो एवोगाड्रो नंबर के मुतालिक है, वाइल छठा जो है वो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वाइल सातवां है स्टिशियोमेट्री, वाइल आठवां है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, वाइल नौवां परसेंटेज यील्ड के मुताबिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। Relative atomic mass is the mass of one atom of an element as compared with the mass of an atom of carbon 12 taken as 12। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम का वो मास होता है जब उसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन के मास के साथ। कार्बन के एक एटम के मास के साथ जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे कार्बन जिस एटम की बात की गई है वो कार्बन 12 की बात की गई है। यहाँ पे अब बात ये वो होती है कि वाई कार्बन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, यानी कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है, किसी और एलिमेंट को क्यों नहीं लिया जाता। क्योंकि कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट है, सबसे पहली और मेन रीज़न। दूसरी रीज़न ये होती है ये एसोटोप कैन बी फाउंड इन प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कार्बन का ये जो एसोटोप है C612 वाला ये प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाता है, टोटली इसकी प्योर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और तीसरी जो मेन रीज़न होती है कार्बन के लेने की, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये आज़ादाना हालत में पाया जाता है। अब आगे बात होती है एटॉमिक मास की कि यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यानी ये जो हम एटॉमिक मास जहाँ पे जिक्र कर रहे हैं उसके यूनिट कौन कौन से होते हैं। द यूनिट यूज फॉर एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं वो है एटॉमिक मास का यूनिट। अब मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट होती क्या चीज़ है। किसी भी कार्बन एटम के जो कि कार्बन 12 है उसके किसी भी एटम का 12वां हिस्से के मास को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी कार्बन इटसेल्फ 12 है इसका एटॉमिक नंबर, जब इसके 12 पार्ट्स किए जाते हैं उनमें से फर्दर 1 जो पार्ट होता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ होती है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, the actual number of atom of a different element present in a molecule is called a molecular formula। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट पाए गए होंगे, उन एलिमेंट में एटम की कितनी तादाद है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो, यानी उनको मज़ीद सिंपल करके अगर हम फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम एम्पेरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स वगैरह दी गई मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, वाइल अगर यहीं पे हम उसके एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो CH2 उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और बेंजीन की बात की जाए तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का जो होता है वो C6H6, जबकि उसका एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वो CH होता है। और इसी तरह मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन में मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, वाइल एम्पेरिकल फार्मूला भी CH4 है। इसकी रीज़न ये होती है कि इसमें कोई भी कार्बन सिंगल पाया जाता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं, तो इनमें कॉमन 1 आता है, तो इसकी सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म ही वही होती है जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो ये भी अपने प्योर हालत के अंदर पाया जाता है, तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा।
अब नेक्स्ट जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूला को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला के लिए वेरियस 3 मेथड बताए गए हैं जिनके थ्रू हम एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहला जो मेथड बताया गया है वो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन की परसेंटेज किस तरह से मेजर की जाती है। Percentage of an element is equal to mass of an element in the compound और mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक जो कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट पाए गए हैं उनका मास लेंगे, नीचे मास ऑफ कंपाउंड को रखेंगे, यानी ओवरऑल उस कंपाउंड का कितना मास है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब हम नेक्स्ट जो मेथड है वो किस तरह से, उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम किस तरह से मालूम करने होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास और एटॉमिक मास, यानी मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं और साथ में एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई। मास कौन सा होगा जो हमें गिवन होगा, एटॉमिक मास उस एटम का एटॉमिक मास कितना है, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब तीसरा जो मेथड है एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने का वो है एटॉमिक रेशियो, यानी एटॉमिक रेशियो के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल बाय स्मॉलेस्ट मोल टू गेट द मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट, यानी हर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें टू गेट द मोल रेशियो। हमारे पास जितने भी मोल्स दिए गए हैं उनमें से हर मोल, यानी कोई भी हमारे पास जितने भी उस कंपाउंड के अंदर एटम या एलिमेंट मौजूद हैं उनमें से हर के एलिमेंट सबसे पहले अलहदा से मोल मालूम करें और हर के मोल को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, यानी उस कंपाउंड जो उस एलिमेंट के अंदर जो भी एटम या एलिमेंट पाया गया है और उसमें जिस भी एटम या एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हीं से डिवाइड किया जाता है हर मोल्स को। और होल नंबर रेशियो के थ्रू भी हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमिन कर सकते हैं। इफ द रेशियो इज सिंपल होल नंबर, अगर हमारे पास रेशियो सिर्फ सिंपल होल नंबर है तो इट गिव द एम्पेरिकल फार्मूला, वो एम्पेरिकल फार्मूला देगी। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशियो। तो अदरवाइज अगर जैसे बेंजीन की बात करें तो हम एक होल नंबर, यानी अगर बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, अब हम अगर इस एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो वो है CH, तो हम एक होल नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके दोबारा एम्पेरिकल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके गिर्द होल कितना होगा, वो 6, होल नंबर रेशियो के 6 होगी उसमें। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करने का एक ही फार्मूला है कि उसे नंबर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, जैसा मैंने बात की कि बेंजीन है हमारे पास, उस बेंजीन का जो कंपाउंड है उसके पहले तो यहाँ पे जितना भी मतलब एटम, नंबर ऑफ एटम कम है उसकी रेशो ली जाती है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वो बनता है CH, तो होल नंबर रेशो कितनी आ जाएगी 6। अगर हम इसको 6 से, यानी इन एटम्स को 6 के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बन मिलेगा। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। इसमें से n क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौजूद है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n इज दैट होल नंबर रेशियो, ये होल नंबर रेशियो होती है जिसके थ्रू। अब n को कैसे मालूम किया जा सकता है, किसी भी कंपाउंड का ऊपर मोलर मास लिख के नीचे उसका एम्पेरिकल मास लिख के, इसके ज़रिए हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। हमारे पास बेंजीन जो है यहाँ पे C6 लिखा गया है, अगर 12 इंटू 6 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 72, और साथ में कितने हैं 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो +6 करेंगे जिसके नतीजे में हमारे पास 78 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला, वो हमारे पास क्या है CH, C12 है उसका एटॉमिक नंबर, 1 हाइड्रोजन का, तो ये 13 हो जाएगा। अगर हम यहीं पर एटॉमिक रेशियो यानी कि n मालूम करना चाहें, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है 78, और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है, वो हमारे पास है 13। अगर हम 78 को 13 के ऊपर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 78 को 13 पे डिवाइड करें तो उसके नतीजे में हमारे पास 6 आंसर आ जाता है। तो क्या वो आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी n की, जो कि यहाँ पे लिखी गई है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। इसी तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस क्या होती है? It is a quantitative analysis that is used to determine the empirical formula for those compounds that contain carbon, hydrogen and oxygen. ये किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का वो तरीका है, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद है, तो उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हम जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव क्या होता है, मिकदारी, यानी मिकदार के लिहाज से अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंबशन क्या चीज़ होती है, कंबशन इट इज़ द बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीजन की वाफिर तादाद में बर्निंग को फ्रॉम, जिसके नतीजे में क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बने वाटर, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास बन रहे हैं किसकी एक्सेस में, ऑक्सीजन की एक्सेस में, तो उसकी चीज़ को हम होल प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, मीथेन कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम मीथेन की कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में बनेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कंबशन एनालिसिस होता किस तरह से है। कंबशन एनालिसिस के प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ ली जाती है, हमारे पास एक चैम्बर होता है, यहाँ पे ये चैम्बर बना हुआ है। अब अगर हम इस चैम्बर की बात करें तो इसके अंदर वो हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, यानी वो कंपाउंड मौजूद होते हैं जिसको हमने बर्न करना होता है इस चैम्बर के अंदर। अब इस चैम्बर के अंदर हमने वो कंपाउंड लेने हैं जिसको हमने बर्न करना है, तो उसके इर्द गिर्द हम क्या लगा लेते हैं, उसके इर्द गिर्द हम लगा लेते हैं एक फर्नेस, यानी भट्ठी, जिसके ज़रिए हम आग देते हैं, उसको हीट अप करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, सैंपल क्या होगा, वही कंपाउंड होगा जिसको हमने बर्न करना है, उसको जाके इस ट्यूब के अंदर रख देंगे। इधर इधर से हम फर्नेस अप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की इनलेट, यानी ऑक्सीजन इनपुट किया जाता है इर्द गिर्द इसके। अब जैसे ही ऑक्सीजन जहाँ पे इंटर होगा, इधर इंटर हो रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इस कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो गई, यानी इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर से हमने फर्नेस से टेम्परेचर तो वैसे ही पहले बढ़ा दिया, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और बर्निंग के नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पे बर्निंग के नतीजे में यहाँ H2 ऑब्जर्व होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी H2 और वाटर तो बन ही रहे हैं, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन के लिए अलग-अलग से दो चैम्बर बनाए गए हैं। एक ये अलग चैम्बर है, एक ये अलग चैम्बर है। इन दोनों चैम्बर्स में हम अलहदा से सबसे पहले जो होगा वो हम वाटर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया जाएगा। ये टोटल कंबशन का प्रोसेस होता है, जिसमें एक कंपाउंड की ऑक्सीजन के एक्सेस के अंदर ब्रेक डाउन होती है और उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये प्रोसेस को यहाँ पे जो हमने डायग्राम के अंदर प्रोसेस को डिस्कस किया, उन्होंने यहाँ पे उसको डिटेल से बताया गया है। सबसे पहले क्या होगा, टेक अ प्री डिटरमाइंड सैंपल, यानी एक प्री डिटरमाइंड सैंपल लेते हैं इन द कंबशन फिटेड ट्यूब इन अ फर्नेस, यानी फर्नेस के साथ जो कंबशन फिटेड ट्यूब होती है वही ये वाली, इसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ लेते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंपल है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वो सैंपल ले रहा है, फिर आगे क्या करते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन टू बर्न दैन कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड को बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, अब यहाँ पे क्या है, उस जो कंपाउंड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर और इज ऑब्जर्व्ड इन मैग्नीशियम परक्लोराइड। कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, वो जिस ट्यूब या जिस भी यहाँ पे फिटेड ट्यूब है हमारे पास, सपोज ये देखें यहाँ पे वाटर ऑब्जर्व होगा। ये वाटर जो ऑब्जर्व होगा, एक ट्यूब तो हमारे सामने बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कंपाउंड मौजूद होगा जो वाटर को ऑब्जर्व कर रहा होगा। यहाँ पे वो कंपाउंड कौन सा बता रहे हैं, कंपाउंड जहाँ पे जो बता रहे हैं वो है मैग्नीशियम परक्लोरेट, यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट उस चैम्बर के अंदर मौजूद है। उस मैग्नीशियम परक्लोरेट ही वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि बन रहा है कहाँ से, उस कंपाउंड से जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। मतलब जिस कंपाउंड की हम बर्निंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन को सप्लाई किया है, वो ऑक्सीजन उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और वाटर फर्दर ऑब्जर्व हो रहा है जिस चैम्बर के अंदर, उसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम परक्लोरेट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वहाँ पे उस कंपाउंड
कंपाउंड के अंदर कार्बन भी तो मौजूद होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में लिखा है किसी ऐसे कंपाउंड की बर्निंग या कोई ऐसा कंपाउंड जो जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट नेसेसरी होने चाहिए उस कंपाउंड के अंदर, यानी ये तीनों एलिमेंट उसमें पाए जाएं। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस चैम्बर के अंदर ऑब्जर्व होगा वहाँ पे क्या मौजूद होगी 50% ऑफ KOH, यानी उस चैम्बर के अंदर जिस चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो रही है, यानी ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इस चैम्बर के अंदर KOH मौजूद है। KOH जो मौजूद है वो कितनी परसेंटेज में है, वो 50% है। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सॉरी यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर मौजूद है वहाँ पे कितनी परसेंटेज में वो मौजूद है 50% ऑफ KOH, यानी उसके पास 50% ऑफ KOH मौजूद होगा। डिफरेंस इन मास ऑफ दीज ऑब्जर्वर गिव अस द अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी डिफरेंस इन द मास ऑफ दीज ऑब्जर्वर, इन ऑब्जर्वर के मासेस में डिफरेंस की वजह से हमें क्या चीज़, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मिलती है, यानी इन कंपाउंड्स के मासेस के अंदर डिफरेंस की वजह से हमें किस चीज़ की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मिलती है। ये जो ऑब्जर्वर हैं इनके मास के अंदर फ़र्क है, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को अलग-अलग से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे वो फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की परसेंटेज किस तरह से मालूम कर सकते हैं। फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड टू गेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब परसेंटेज यानी ये जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद हैं, ये जो कंपाउंड था उसके अंदर हमारे पास कार्बन भी था, हमारे पास हाइड्रोजन भी था, हमारे पास ऑक्सीजन भी था, तो इन तमाम कंपाउंड की अलग-अलग से परसेंटेज हम किस तरह से मालूम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, अगर हमें कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है, यानी कार्बन कितने परसेंटेज में था, तो उसमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एंड प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली है उसका मास लिखेंगे, नीचे उसका मास ऑफ कंपाउंड यानी जो हमारे पास पहले सैंपल में मौजूद था उसका कंपाउंड का मास लिखेंगे, साथ में 12 जो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है, और 44 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर है, यानी जो रिएक्टेंट हमारे पास था जिसको हमने कन्वर्ट करना था प्रोडक्ट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर लिखा। नीचे हमने मॉलिक्यूलर मास किसका लिखा, जो हमें प्रोडक्ट मिला, कौन सा प्रोडक्ट मिला था हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिला था, उसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ, और इस तरह हम कार्बन का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम किस चीज़ की, हाइड्रोजन की भी मालूम कर सकते हैं, जिसमें ऊपर हम लेंगे मास ऑफ वाटर, नीचे हम मास ऑफ कंपाउंड, और साथ में एटॉमिक नंबर लिखेंगे हाइड्रोजन का, नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास वाटर का, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज तो हमें मालूम हो गई, अब हमें मालूम करनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम मुख्तलिफ तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मेथड बताया गया है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड अप कर लेंगे, ऐड करने के बाद फिर 100 में से उनकी परसेंटेज को रिमूव कर देंगे, यानी हमारे पास थे तो 3 ही कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें हमारे पास 2 की परसेंटेज तो आ गई है, तीसरे की मालूम किस तरह करेंगे हम, यानी टोटल कितनी परसेंटेज होती है, 100% होता है। किसी भी चीज़ की अगर हमें परसेंटेज मालूम करनी है तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हो सकती है, 100 ही हो सकती है, और उस मैक्सिमम में से उन कंपाउंड के हम माइनस कर देंगे जिनकी हमें मालूम हो गई है, या जो 2 अलहदा और प्रोडक्ट थे उनको पहले ऐड अप करेंगे फिर उनको माइनस कर देंगे 100 से, इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं मोल। यहाँ पे बताया गया कि मोल का कंसेप्ट क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, यानी अगर कोई भी एटम है हमारे पास, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उस एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एक मोल हमेशा ही 6.0 का 10⁻23 नंबर ऑफ एटम के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल के, आयन के, फार्मूला यूनिट के, इन तीनों चीज़ों के इक्वल हो सकता है। अगर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हमने 1 मोल लिया है, वो हमेशा ही 6.02 का 10⁻23 एटम्स, आयंस जो भी हो उसके बराबर होगा। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, हमेशा एक मोल इक्वल होता है 6.02 का 10⁻23। अगर एटम है तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम एटम। और इसी तरह से क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन जहाँ पर किस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, क्लोरीन आयन की फॉर्म में, यानी एनाइन की फॉर्म में, और एनाइन का अगर हम 1 मोल 1 क्लोरीन एनाइन का 1 मोल ले रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे, 6.02 का 10⁻23 आयंस, और इसको कहेंगे क्या, इसको हम ग्राम आयन कहेंगे।
अगर हम वाटर की जहाँ पे बात करें तो वाटर भी 1 मोल किसके इक्वल है 6.0 का 10⁻23 मालिक्यूल्स, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास मालिक्यूलर स्टेट के अंदर पाया जाता है। क्लोरीन आयन है वो आयोनिक स्टेट में पाया गया, हाइड्रोजन एटम है वो एटॉमिक स्टेट के अंदर मौजूद है। लिहाजा इनके नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, ये मालिक्यूल है, ये आयन है, ये एटम है, ये फार्मूला यूनिट है, जो भी है। अब इसको कहेंगे क्या ग्राम मालिक्यूल, क्योंकि वाटर इटसेल्फ जो मालिक्यूल है। अगर NaCl की बात करें ये एक फार्मूला यूनिट है, इसके 1 मोल किसके बराबर होगा 6.0 का 10⁻23 फार्मूला यूनिट, वाइल इसको कहेंगे क्या ग्राम फार्मूला। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। एवोगाड्रो नंबर की अगर हम बात करें, इट इज नंबर ऑफ एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड और 1 ग्राम आयन ऑफ ए सब्सटेंस। यानी 1 ग्राम आयन ऑफ ए सब्सटेंस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम, किसी कंपाउंड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल और किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम आयन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। यानी कि अब नीचे एग्जांपल दी गई है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, वो किस चीज़ के इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा। यानी किसी भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हमेशा किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल फर्दर कितने नंबर ऑफ एटम आयन या मॉलिक्यूल के इक्वल होता है 6.0 का 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब 23 क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम किस चीज़ के इक्वल होगा 1 मोल के, और 1 मोल किस चीज़ के इक्वल होगा 6.0 का 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम इटसेल्फ एटम है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर किस चीज़ के इक्वल है 1 मोल ऑफ वाटर, और वाटर खुद क्या है एक मालिक्यूल है, तो कितने मालिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो कितने मालिक्यूल्स के इक्वल होगा 6.0 का 10⁻23 मालिक्यूल्स। इसी तरह अगर हम किसी आयन की बात करें जैसा कि नाइट्रेट आयन हो गया, ये 63 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन किस चीज़ के इक्वल है 1 मोल, ये इसका क्या है आयोनिक मास है। और ये आयंस कितने आयंस के इक्वल होगा 6.0 का 10⁻23 आयंस ऑफ नाइट्रेट। अब कितने किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम पाए गए हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं, और किसी भी ओनिक स्पीशीज के अंदर कितने आयंस पाए गए हैं, इस सब को मालूम करने के लिए का रिलेशन क्या है। हम उसी एलिमेंट का मास लेंगे, नीचे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है मोल। यानी मोल मालूम करने के लिए हम किसी भी एटम या एलिमेंट या कंपाउंड का गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, जिसके नतीजे में हमें मिलते हैं मोल्स। अब उन मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है 6.0 का 10⁻23 नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल जो भी हो। मॉलिक्यूल भी इसी तरह से मास ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। आयोनिक स्पीशीज की बात करें तो मास ऑफ आयन और आयोनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो स्टिशियोमेट्री है। स्टिशियोमेट्री क्या चीज़ होती है, अब हम चेक करेंगे स्टिशियोमेट्री क्या चीज़ होती है। स्टिशियोमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशन है उसको क्वांटिटेटिव डील करना। यानी किसी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रिलेशन को क्वांटिटेटिवली हम किस तरह से डील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसको हम स्टिशियोमेट्री कहते हैं किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब कंडीशन कौन कौन सी होती है यहाँ पे, कंडीशन सबसे पहली जो है वो ये होनी चाहिए कि तमाम जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर उनको कम्प्लीटली कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर। यानी जो तमाम रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनको कम्प्लीटली कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, और इस रिएक्शन जो हो रहा है उसके साथ कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, यानी कोई भी उसके साथ और रिएक्शन ना हो। वाइल डूइंग द कैलकुलेशन करने के दौरान हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अपडेट करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब मास क्या जाए कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन कांस्टेंट। यानी जितने रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड हो उसका मास भी उतना ही हो। लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, वो ये होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब उस रिएक्टेंट के अंदर
इन्वॉल्व हो रहे हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट के अंदर ऑब्टेन्ड हो, यानी एलिमेंट की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक। तो इस कैलकुलेशन के दौरान ये दोनों लॉ ओबे करने चाहिए। अब स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या है? Amount of reactant and product in a balanced chemical equation is called a stoichiometric amount। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उसको हम कहेंगे स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 2H2 यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है तो उसके नतीजे में कितने मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट होती है। अब इक्वेशन के अंदर 4 ग्राम ऑफ H2, हमें ये अंदाज़ा है कि एक जो हाइड्रोजन एटम होता है वन हाइड्रोजन एटम, यानी वन हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर भी वन होता है। अगर हमारे पास H2 है तो मतलब 2 होंगे, H2 है इधर अगर इसकी तादाद 2 में है तो इधर भी 2 हो गए। तो अब यहाँ पे 2 साथ में मत लीजिए, यानी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन पाएगी और उसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसका मास कितना बन जाएगा 4। अब ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है उसका एटम यानी एटॉमिक मास। अब 2 हैं तो वो 32 हो जाएगा, यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाइल 4 ग्राम ऑफ H2O, जिसके नतीजे में क्या बन रहा है वाटर कितने ग्राम है 36 ग्राम। इस चीज़ को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। अब वाटर के अगर हम देख लें तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 18। अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उसका मतलब है 32 होगा। सो इसी तरह से हमारे पास जो ये जो अमाउंट ऑब्टेन्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उसको हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टिश्यूमेट्री को स्टडी करने के लिए कौन कौन से रिलेशनशिप को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे फॉलो द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम टिश्यूमेट्री के कौन कौन से रिलेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन हम स्टडी करते हैं उसको नेम दिया जाता है मास मास रिलेशनशिप, यानी मास मास रिलेशनशिप। मास और मास के दरमियान क्या रिलेशन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। ये क्या चीज़ होती है? If we are given the mass of one substance, we can calculate the mass of other substance। यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें एक सब्सटेंस का अगर मास मालूम है तो हम दूसरे का इजीली मालूम कर सकते हैं। अब दूसरी क्या रिलेशन होती है हमारे पास, वो होती है मास मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप, जिसमें हमें एक सब्सटेंस का मास मालूम हो तो दूसरे के हम मोल्स मालूम कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का मोल हमें मालूम हो तो दूसरे कंपाउंड का मास मालूम कर सकते हैं। तीसरा रिलेशन क्या है? तीसरा रिलेशन हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? इसके अंदर हमें एक सब्सटेंस का अगर मास मालूम है तो दूसरे का हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें एक कंपाउंड का वॉल्यूम मालूम है तो दूसरे का मास मालूम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, वो क्या चीज़ होते हैं। अगर हम लिमिटेड रिएक्टेंट की बात करें तो इट इज़ अ रिएक्टेंट दैट इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट, यानी ये वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्टेंट होते हैं, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट की बात हो रही है, यानी ये वो रिएक्टेंट है दैट इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट, जिसको स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है एंड कंज्यूम अर्लियर इन द रिएक्शन। लेते भी इसको बहुत कम मिकदार के अंदर है और खर्च भी पहले हो जाता है। ऑब्वियसली बात है अगर किसी कोई भी चीज़ है अगर हम उसको कम मिकदार में ले रहे हैं तो खर्च भी जल्दी हो जाएगी। अगर तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर वो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है अगर वो कम मिकदार के अंदर है और वो जल्दी भी ख़त्म हो रहा है तो उसका मतलब है मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और यही वजह है कि वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर लेता है। गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और जो ही वो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मज़ीद प्रोडक्ट भी नहीं बन सकते, और गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताएगी हम बहुत सी। अगर हम हमारे पास 30 शामी कबाब हैं और 5 ब्रेड हैं जिसके अंदर हमें 58 स्लाइसेस, जिसकी 58 स्लाइसेस हैं, हम कितने सैंडविच बना सकते हैं? हमें पता है स्लाइसेस ट्वाइस में ली जाती हैं वाइल शामी कबाब उसके अंदर बीच एक में रखा जाता है। अगर हम 2 स्लाइसेस ले रहे हैं और एक शामी कबाब ले रहे हैं तो हमारे पास कितने बन रहे हैं? 29 सैंडविच। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास शामी कबाब तो 30 थे बट हमारे पास स्लाइसेस 58 थी। स्लाइसेस के कम होने की वजह से हमारा एक शामी कबाब रह जाएगा, हमारे 29 सैंडविच बनेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ ख़त्म हो रही है? स्लाइसेस ख़त्म हो रही है। स्लाइसेस क्या होंगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्शन को स्टॉप कौन कर रही है? स्लाइसेस कर रही हैं। और प्रोडक्ट की अमाउंट को भी मिनिमम कौन कर रही हैं? स्लाइसेस कर रही हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है और हमें मिनिमम प्रोडक्ट
मैक्सिमम तो हमारे 30 बन सकते थे क्योंकि हमारे पास 30 शामी के बाद, बट स्लाइसिस के कम होने की वजह से 29 बने। और प्रोडक्ट में कमी की वजह क्या है, वो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि इसकी मिकदार कम थी। 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, 1 कबाब एक्स्ट्रा रह जाएगा और स्लाइसिंग जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरी एग्जांपल दी है हमारे पास वाटर की। अगर हम 4 ग्राम ऑफ H2 और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, उसके नतीजे में 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है, जैसा कि नीचे एग्जांपल में भी बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखें 4 ग्राम अगर हम H2 को ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन के ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में 36 ग्राम वाटर के बन रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम यूटिलाइज हो रहे हैं, 2। हमारे पास भी 2 मौजूद थे। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के भी 4, हमारे पास भी 4 मौजूद थे। मतलब तमाम रिएक्टेंट यूज़ हो गए हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कोई हमारे पास रिमेनिंग रिएक्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कोई नहीं होगा। और बोथ रिएक्टेंट्स आर इन स्टिशियोमेट्रिक रेशियो, यानी इक्वल रेशियो के अंदर थे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। अगर हम बात करें दूसरी एग्जांपल की, हम अगर ले लेते हैं 6 ग्राम ऑफ H2, यानी हमारे पास कितने मालिक्यूल बन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर इसकी हम अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके नतीजे में कितने 32 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन के ले रहे हैं तो 36 ग्राम वाटर के बन रहा है। वाटर भी उतना ही बन रहा है, ऑक्सीजन के भी हमने उतने ही ग्राम लिए हैं, बट हमने हाइड्रोजन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 एटम यूटिलाइज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के वही 4 जो पहले यूटिलाइज हुए थे वही हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो इस बार हाइड्रोजन एक्स्ट्रा तादाद के अंदर मौजूद थी, वो तो रह जाएगी। और ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे पास कम तादाद के अंदर मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन जो है, जो हमारे पास कम तादाद के अंदर मौजूद है, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कमी का बायस बनेगा। वाटर की जो फॉर्मेशन होगी इज़ लिमिटेड बाय द HO2 रिएक्टेंट, यानी O2 रिएक्टेंट की तरफ से वाटर की फॉर्मेशन को लिमिट किया गया है। 2 ग्राम ऑफ H2 रिमेन अनरिएक्टिव, देयरफॉर इन एक्सेस आर ए नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस तादाद के अंदर मौजूद थी, लिहाजा ये अनरिएक्टिव रहेगा एंड देयरफॉर इन एक्सेस आर ए नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, मतलब किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हमें जो रिएक्टेंट की गिवन अमाउंट दी गई है उसमें से नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले कैलकुलेट करना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को मालूम करना। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। ये 3 स्टेप हैं किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो यील्ड, उसको डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज यील्ड। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है या मिलता है उसकी अमाउंट को हम कहते हैं यील्ड। इसमें 2 तरह की यील्ड हो सकती हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरी होती है हमारे पास जिसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब थ्योरेटिकल यील्ड की जहाँ तक बात करें तो उससे मुराद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हमें जितने भी रिएक्टेंट दिए गए हैं उनमें से प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट जो हमें ऑब्टेन्ड होती है उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। यानी जो रिएक्टेंट दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट की ऑब्टेन्ड अमाउंट ऑब्टेन्ड होती है उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। केमिकल रिएक्शन रेयरली प्रोड्यूस थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन जो होता है बहुत कम मिकदार में थ्योरेटिकल यील्ड प्रोडक्ट की बनाता है। A chemist determine the actual yield of reaction through the careful experiment in which mass of the product is measured. एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है और केमिस्ट हमेशा वेरी केयरफुल रहता है कि वो प्रोडक्ट का मास सही तरह से मेजर कर सके। यानी प्रोडक्ट के मास की मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो। अब हम यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन 24.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, यानी 24.8 ग्राम जब हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उसको डिकम्पोज करते हैं उसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो उसकी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी 24 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 24.8 ग्राम जो कि हमें गिवन है वो लेंगे, साथ में हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपान
100.1 ग्राम ऑफ, यानी जो कि उसका मालिक्यूलर मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का मालिक्यूलर मास, उसको डिवाइड कर देंगे। उसके साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कि एटॉमिक मालिक्यूलर मास है कैल्शियम ऑक्साइड का, उसके साथ हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके नतीजे में होगा ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इधर भी कैंसिल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कैंसिल। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, जो कि मालिक्यूलर मास है कैल्शियम ऑक्साइड का, नीचे मालिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें गिवन मास है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके नतीजे में हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर सकेंगे किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की। सबसे पहले हमने जो गिवन मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो लेंगे, और साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मालिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और डिवाइड करेंगे मालिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। 13.9 हमें थ्योरेटिकल यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड की ऑब्टेन्ड हुई है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या चीज़ होती है। एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है, उसका जो अमाउंट प्रोडक्ट होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक जो केमिकल इक्वेशन दी जाती है उसके थ्रू हम जो प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करते हैं उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करके जो हमें ऑब्टेन प्रोडक्ट की मालूम होती है, प्रोडक्ट की जो अमाउंट हमें मालूम होती है, उसको हम एक्चुअल यील्ड का नाम देते हैं। एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होती है। ये हमेशा बात ऑब्जर्व की गई कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आती है, एक्चुअल यील्ड हमेशा उससे लेस होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, चंद यहाँ पर रीज़न बताई गई हैं। सबसे पहली और मेन रीज़न ये हो सकती है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो, यानी जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों, फर्दर उतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट की मिकदार में कमी आ सकती है, और एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो सकती है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में केमिकल इक्वेशन से डिटरमिन किया जाता है प्रोडक्ट की अमाउंट को, और उसमें रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होता है, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फिक्स हमें ऑब्टेन्ड होती है। वाइल एक्चुअल यील्ड में अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो अब प्रोडक्ट की अमाउंट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि कम हो जाती है, एक्चुअल यील्ड जो होती है इस वजह से कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड के। दूसरा कौन सा मेन रीज़न है, दूसरी रीज़न ये है कि साइड रिएक्शन में अगर हो सकता है जो रिएक्शन हो रहा हो उसके साथ कोई दूसरा रिएक्शन भी हो रहा हो, और प्रोडक्ट जो होगा वो उसके साथ रिएक्ट करके फर्दर कोई और प्रोडक्ट बना दे, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट उसके किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना दे, और जिसके नतीजे में रिएक्टेंट की मिकदार कम होने की वजह से प्रोडक्ट की मिकदार ऑब्वियसली कम होगी, और एक्चुअल यील्ड लेस आएगी थ्योरेटिकल यील्ड से। बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट भी साथ में बन जाए, मेन प्रोडक्ट के अलावा साथ में बनने वाले प्रोडक्ट की वजह से भी मेन प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी आ सकती है, और जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो सकती है। पर्सनल एरर ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस वर्कर, यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वर्कर से कोई गलती हुई हो तो उसकी वजह से भी प्रोडक्ट की मिकदार में कमी आ सकती है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू द फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमने ऑपरेटर यूज़ किया है अगर उनमें कोई एरर है तो उसके नतीजे में भी एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रिपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान हमें बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट की फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, डिस्टिलाइजेशन, सेपरेटिंग फनल के थ्रू उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो इन प्रोसेस के दौरान भी अगर कोई मैकेनिकल लॉस हो जाए, यानी प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत मिकदार गिर जाए या कहीं कोई अपरेटस वगैरह के अंदर रह जाए, तो उसके नतीजे में भी प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी आ सकती है, और जो वजह बन सकती है एक्चुअल यील्ड की अमाउंट कम होने की। और बहुत से यहाँ पे प्रोसेस है, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, अगर उनको प्रॉपरली ना किया जाए तो उसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड जो होगी वो लेस हो सकती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, वन वे ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी इज़ बाय मींस ऑफ परसेंटेज यील्ड, यानी एफिशिएंसी को हम परसेंटेज यील्ड से भी मेजर कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की कितनी परसेंटेज ऑब्टेन्ड होगी उसको हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, यानी रिएक्शन कितने परसेंट, अगर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है तो परसेंटेज भी उसकी ज़्यादा हो गई, तो उसका मतलब यह है कि रिएक्शन अच्छे से हुआ था, प्रॉपरली हुआ था, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होगी। सो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन
रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड, यानी किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को हम उसकी परसेंटेज यील्ड यानी उसकी प्रोडक्ट की परसेंटेज कितना ऑब्टेन्ड हुआ है इस चीज़ से भी मेजर कर सकते हैं कि वो रिएक्शन कितना परसेंट एफिशिएंट है। अब परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड ऑफ ए प्रोडक्ट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट, यानी वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो कि हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्टेन्ड हुए जिसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं, डिवाइडेड बाय वो थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हमें केमिकल इक्वेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए हमने केमिकल इक्वेशन से हमने जो डिटरमिन की थी प्रोडक्ट की अमाउंट उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100। एक्चुअल यील्ड को हमेशा ऊपर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी यील्ड जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम केमिकल इक्वेशन से डिटरमिन करते हैं वाइल एक्चुअल यील्ड हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करते हैं। एक्सपेरिमेंट वाली प्रोडक्ट की यील्ड हमेशा कम होती है जिसकी वजह से अब उनकी जब हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके नतीजे में परसेंटेज यील्ड ऑब्टेन्ड होती है जो कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। और हमें आगे बहुत से नियर पेयर के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने ये नोट्स स्टडी किए थे, बहुत सी हमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज दी गई हैं असाइनमेंट की सूरत में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।